वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम जो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट उसका जो बनाया था उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, जो प्रियम्बल होता है वो क्या होता है, ठीक है। मतलब कि जो ये अपनी चीज़ें होती हैं ना कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं या हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुए हैं, तो हमको समझ में भी तो आना चाहिए कि वो क्या होती है। तो उनके डेफिनेशन, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और उनका जो रोल होता है वो हमने किस में देखा था, पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना वो कैसे बना, उसमें क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो क्या हुआ, मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो चीज़ें हो रही थी, कि एक्चुअली हम इस पूरे चैप्टर में ऐसी ही बातें करेंगे कि उसके पहले क्या हुआ, उस फॉर्मेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होने वाला था हमारा, तो उसके लिए क्या क्या हुआ। तो पहले एक डेट आती है 1928। डेट्स याद रखना, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहले डेट क्या है, 1928। इसमें क्या हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू हैं एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, किसके लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जो स्वतंत्र भारत होगा। ऑल्दो तब वो हम स्वतंत्र नहीं थे, 1928 में हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो कितने लोगों ने, 9 लोगों ने, टोटल कितने लोग थे, 9 लोग। उनमें से एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और बाकी 8 कौन थे, कांग्रेस के लीडर्स थे। इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। फिर दूसरी डेट आती है 1931। इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन एट कराची passed a resolution on how the constitution of independent India should look like। इन्होंने क्या किया, 1928 में कमेटी बनाई। 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पहले जो सबसे बड़ी पार्टी थी, पहले क्या, अभी कुछ साल पहले ही तक जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी, कांग्रेस थी। दूसरी पार्टी कोई ऐसी इतनी रोल में नहीं थी। इवन जो अपना इंडिया था उसमें जब वो हम डिपेंडेंट थे तब कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ करती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कराची में एक सेशन हुआ। सेशन कराची में क्यों हुआ था, क्योंकि तब पार्टीशन नहीं हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान। तो क्या हुआ, कराची में एक सेशन हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, राइट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब है, वोटिंग राइट के बारे में है, ये वोट देने के अधिकार के बारे में है। तुम देखना, जैसे काफ़ी ऐसे देश हैं जिनमें क्या हुआ, वोटिंग राइट सिर्फ कुछ लोगों को दी थी, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उनको वोटिंग राइट दे दो। या फिर जो लोग हैं कि जब एक बहुत पहले एक डेमोक्रेसी आई थी, तो उसमें क्या हुआ था, 3 डिवीजन के लोग थे। एक जो राजा हुआ करते थे, दूसरा जो मिडिल क्लास लोग थे, और तीसरा जो दास हुआ करते थे, जो स्लेव्स हुआ करते थे। तो स्लेव्स को वोटिंग राइट नहीं हुआ करते थे, और जो मिडिल क्लास लोग थे सिर्फ उनको वोटिंग राइट हुआ करते थे, ठीक है। तो कहीं ऐसा हुआ करता था, कहीं पे क्या होता था, सिर्फ आदमियों को। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ जो देश थे, बहुत सारे जो देश थे, उसमें क्या होता था, सिर्फ आदमियों को ये हक था कि वो वोट दें, औरतों को वोटिंग का हक नहीं था। लेकिन जब वॉर हुए, जब युद्ध हुए, तो क्या होता था, आदमी जो हुआ करते थे, मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुआ करता था, वो युद्ध लड़ने चला जाता था। फीमेल्स बस बचती थी देश में। लेकिन फिर भी सरकारें बननी और बिगड़नी होती थी, गिरती थी, सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी, गिरती थी, आई मीन। तो क्या होता था, अब कोई तो होना चाहिए वोट देने वाला, आदमी तो है नहीं वोट देने के लिए, तो कौन वोट देने लगा, औरतें वोट देने लगी। और ये बहुत बड़ा रीज़न रहा औरतों को वोट का अधिकार मिलने का। लेकिन जो भारत था उसमें हमेशा से, मतलब स्टार्टिंग से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती थी। मतलब आदमी, औरत, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, सब लोगों जो हैं वो एक सर्टेन एज के बाद, कौन सी एज है, 18 साल, तो सारे लोग 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं। और सबके वोट का जो वैल्यू है वो एक ही होगा। ऐसा नहीं होता, जैसे काफ़ी जगह पे ऐसा होता है, होता था या होता है कि जो मेल है उनका 1 वोट 2 वोट के बराबर है, और जो औरतें हैं उनका 1 वोट 1 वोट के बराबर है। भारत में क्या होता था, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबका वोट कितना होता था, 1 के बराबर होता था, ठीक है। देन है राइट टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी का अधिकार।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्राइम करके आए हैं पर हमको अधिकार है आज़ादी का, हम तो बाहर घूमेंगे, ऐसा नहीं होता। आज़ादी का अधिकार का मतलब क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? ऐसी फ्रीडम, जो कि ऐसी आज़ादी जो कि कैद है, किसमें कैद है? मतलब जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनमें जो कैद आज़ादी हमको मिली है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, समझ में आया? ये होता है लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है जो लॉ के अंदर है, मतलब जैसे हमारा लॉ है कि तुम कुछ भी करो, बस किसी का मर्डर, चोरी चकारी मत करो, मर्डर मत करो, किसी को मारो मत, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। उसके अलावा तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो करो। तुम अपने घर में बेड छत में लगाना चाहते हो, लगाओ, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है ये सबके लिए था। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला। इक्वालिटी का अधिकार मिला। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मिलेगा, ये चीज़ें इसमें थी। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? समानता। समानता कैसे आई? डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया। किसी भी चीज़ के जो तहत पे तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो काला है, वो मोटा है, वो गोरा है, वो सोता है, वो जगता है, इस बेसिस में तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसकी कास्ट क्या है, तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसका रिलीजन क्या है, इस बेसिस में भी तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी को स्पेशल टाइटल्स नहीं दिए गए हैं। जैसे पहले ये ज़मींदार साहब है, ठीक है, ऐसे कहा जाता था। अब किसी को ज़मींदार नहीं कहा जाता। क्यों? वो टाइटल ही हटा दिया गया ताकि वो स्पेशल पोस्ट जैसा फील ना हो उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हटाई गई, डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया, तो क्या मिला? इक्वालिटी मिलेगी। ये चीज़ किया था। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे भारत में क्या है, हिंदू जो धर्म है वो मेजॉरिटी में है। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट बता नहीं रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। या बहुत कम लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनको वो अपना धर्म अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। मतलब अगर वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो हम उनको आज़ादी देते हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज़ादी देता है कि तुम तुम्हारे धर्म को फॉलो करो। तुम्हारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मंदिर होता है हिंदुओं का, वैसे चर्च होता है क्रिश्चियंस का, तो अपने चर्च में जाओ, तुम अपने चर्च में संडे प्रेयर्स करते हो, करो। इन सब में कोई रोक नहीं होगी। ठीक है, Later, the provisions of these documents provide a background of the certain basic rules. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स ने एक बैकग्राउंड प्रोवाइड किया कुछ बेसिक रूल्स को, कुछ बेसिक वैल्यूज़ को, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, which were accepted by all leaders and included in the Indian Constitution of Independent India. कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी, कुछ ऐसे रूल्स थे जो सारे लीडर्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो ठीक है, इक्वालिटी है। हाँ, सब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सब फिर किस में रखा गया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये चीज़ जो ब्रिटेन ने हमारे साथ की थी बहुत गलत की थी, क्योंकि इनको लगा था, अब देखो क्या हुआ, ब्रिटेन लोगों ने इंट्रोड्यूस्ड अ वीक लेजिस्लेचर इन इंडिया बाय गिविंग वोटिंग राइट्स टू फ्यू एलीट पीपल्स ओनली। इससे क्या समझ में आता है? जो ब्रिटेन के लोग थे ना, इनको लगता था, जो अंग्रेज थे, इनको लगता था कि हम सारे भारतीयों को वोटिंग राइट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उनको लगता था ये जो इंडियंस हैं ये अनएजुकेटेड है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उनसे क्या होगा, ये लोग अपने जो वोट का अधिकार है वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा अंग्रेज मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ कुछ लोगों को, गिने चुने 10-15 लोगों को क्या दे दिया, वोटिंग राइट दे दिया। पूरे समाज में 10,000 लोग हैं, उनमें से 10-15 लोगों को वोटिंग राइट दे दिया कि तुम वोट कर सकते हो, और उसी के बेसिस में होगा जो होगा। लेकिन देखो, इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया उसमें कभी ऐसा नहीं कहा गया। बहुत बड़ा रिस्क लिया गया और सबको बोला गया कि तुम सबको जो है हम वोटिंग राइट देते हैं। और देखो वो कितनी अच्छी बात थी। आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी इंसान बिना वोट के सरपंच भी बन जाए। जब से वोटिंग राइट स्टार्ट हुआ है तब से हर एक जो लीडर बना है वो वोटिंग से ही बना है। तुम अपने बगल में देख लो, पड़ोस में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, एक इंसान आता है वो वोट से बनता है, दूसरा इंसान मिलिट्री रूल निकाल देता है। मतलब मिलिट्री से कोई इंसान आता है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कैद कर लेता है और बोलता है अब हम जो है हम रूल करेंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमारे भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ब्रिटेन वाले लोग हमको लेके कितने गलत थे वो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन हम वोटिंग राइट कुछ लोगों को देंगे। अब इलेक्शन हुआ, कब हुआ? 1937 में। 3 डेट हुए हमारे पास, कौन कौन सी? 1928,
हमने एक कमेटी का गठन किया था। फिर दूसरा क्या था 1931, इसमें हम कराची में बोलने गए थे कि नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्वतंत्र भारत का होगा और उसमें ये चीज़ें होंगी। तीसरी डेट क्या है 1937, इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटेन इंडिया था, जो ब्रिटेन इंडिया का मतलब ऐसा भारत जिसमें अंग्रेजों का अधिकार था, रूल था, इस पूरे को क्या किया गया था, इस पूरे में एक वोट करवाया गया था। वोट करवाया गया था एज एन इलेक्शन करवाए गए थे जो फुली डेमोक्रेटिक नहीं थे, नॉट फुली डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को ही राइट थे। अब 10-15 लोग मिलके अगर नेता डिसाइड करेंगे तो वो थोड़ा वो डेमोक्रेटिक तो होगा नहीं, ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं था। लेकिन the working of these legislative institute provided a useful experience to Indians which helped in setting up the native institutes in independent India। अब क्या हुआ, वोट हुआ, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, लेकिन हमको समझ में आ गया कि वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग में क्या क्या लोग लगते हैं, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट हमको बनाना चाहिए और वो इंस्टीट्यूट कैसे काम करेगा। तो अब जब अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सपीरियंस था कि जब ये अंग्रेजों को हम भगा देंगे तो हम कैसे इंस्टीट्यूट बनाएंगे, कैसे कैसे रूल्स निकालेंगे, कैसे लोग वोट आएंगे देने और कैसे लोग वोट दिया करेंगे। इन सब का हमारे पास क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। मतलब साउथ अफ्रीका और इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, साउथ अफ्रीका और इंडिया में, तो जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सिचुएशंस थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, बुरी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस थी, ठीक है। द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड अडॉप्टेड इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। मतलब एक एक्ट था, एक नियम पारित किया गया था 1935 में, उसका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के लिए एक नियम बनाया गया था 1935 में, ठीक है। इस नियम के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कोई इंसान होगा तो तुमसे पूछेगा, अच्छा बताओ इंसान को तुम कैसे क्लासीफाई करते हो, इंसान में क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि इंसान की 2 आंखें होती हैं, एक नाक होता है, 2 कान होता है, एक मुंह होता है, 2 हाथ, 2 पैर होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल तुम बता दिए कि हाँ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये तो ये बताओगे कि उसमें एक पेट होता है, एक दिल होता है, एक लंग्स होते हैं, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, स्टमक होता है, उसमें HCl सिक्रीट होता है, ये सब नहीं बताते, पर होता तो सब है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो पहली नज़र में नहीं समझ में आती, वो फंडामेंटल नहीं होती। जो चीज़ें पहली नज़र में समझ में आ जाती हैं, जैसे जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, सोवरेनिटी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इनसे तुमको क्या समझ में आता है, पहली जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो ये हैं, पहली नज़र में समझ में आ जाने वाली, ठीक है। तो फंडामेंटल जो हमारे स्ट्रक्चर था उसको कब बनाया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। अब फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। अब देखो, अगर हमको एक किताब लिखनी है तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि किताब लिखेगा कौन, ठीक है। मतलब पहले हमने ये सोचा कि किताब में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले क्या सोचेंगे कि ये किताब होगी किसके बारे में, मिस्ट्री होगी या फिर उसमें कोई हॉरर सीन्स होंगे या फिर क्या होगा, एक्शन सीन्स होंगे, क्या होगा ना। तो ऐसे सोचते हैं ना। तो पहले ये बता दिया कि हमारे इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये हीरो होना चाहिए, ये हीरोइन होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब हो गया। अब ये होगा कि लिखेगा कौन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका गठन किया गया। उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया। जो लोग इलेक्ट हुए वो किसको दर्शाते हैं, लोगों को। याद होगा हमने पढ़ा था कि जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया था, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया था वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कि मैं BR अम्बेडकर हूँ या मैं मोतीलाल नेहरू हूँ, ऐसे नहीं बता रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि सिर्फ हम क्या हैं, भारत के लोग, क्योंकि जिन लोगों को इलेक्ट किया गया था वो रिप्रेजेंट करते थे, भारत के लोगों को दर्शाते थे, ठीक है। जैसे अगर जिस भी जगह तुम हो गए, जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, एक एक क्लास से एक एक इंसान को चुना जाता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो तुम जाके बता दो, हमारे जो डायरेक्टर हैं, है ना। तो एक इंसान को बोलते कि तुम जाके बताओ, पूरी क्लास नहीं जाती, सिर्फ एक इंसान जाता है।
वो एक इंसान किसको करता है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी पूरी क्लास वालों को ये दिक्कत होती है। ऐसे ही जो लोग इलेक्ट किए गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो क्या करते थे, पूरे भारत के लोगों को दर्शाते थे। ठीक है। इलेक्शन फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946। अब कंस्टिट्यूशन असेंबली बनेगी ये कह दिया। जो लोग कंस्टिट्यूशन असेंबली में होंगे, जो लोग कंस्टिट्यूशन बनाएंगे, वो लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो लोग पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। इनका इलेक्शन कब हुआ, जुलाई 1946 में, कि ठीक है इलेक्शन करो, कौन कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो क्या बनाएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में होगा। फर्स्ट मीटिंग कब हुई इनकी, दिसंबर 1946 में। मतलब जुलाई में इन लोगों को इलेक्ट किया गया और दिसंबर में इन्होंने पहली मीटिंग रखी कि ठीक है हम इलेक्ट होके आए हैं, अब हमको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो चलो पहले मिल लेते हैं, आइडिया डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, डिवीजन हो गया लोगों के बीच में, भारत पाकिस्तान का डिवीजन हो गया। तो क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो बहुत सारे लोग थे कि हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो भी दो पार्ट में बट गए, क्योंकि अब दो जगह का संविधान बनाना था। तो दोनों का जब संविधान बनाना था तो दोनों के तो इक्वल लोग लगेंगे। जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था ना, तो एक एक चीज का बंटवारा हुआ था, पेपर मिल से लेके जो पेंसिल तक का चीज जो था वो सब डिवाइड हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो भी इक्वली डिवाइड हुई थी। ठीक है। एक थी पाकिस्तान के लिए और एक थी इंडिया के लिए। पहले को जो इंडिया वाला है वो क्या कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, दूसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी वो, उसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स थे। कितने, 300 से एक कम, विच इज 299 मेंबर्स। ठीक है। Indian Constituent Assembly of India had adopted Constitution on 26 November 1949। कब, नवंबर में, कौन से नवंबर में, 26 नवंबर में, सन 1949। ठीक है। तो 1949 में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया कि चलो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब थोड़ी बहुत सहमति लेनी है, बाकी सब हो गया है। ठीक है। उसके बाद बट इट कम ऑन इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन जो इफेक्ट में, जो रोल में आया, वो कब से आया, 26 जनवरी 1950 से। मतलब जैसे कोरोना की वैक्सीन बन गई है, लेकिन अभी थोड़े बहुत अप्रूवल मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, बेचना शुरू करेंगे। ऐसा है, अभी बनी नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा है, होता है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, संविधान बन गया। कब बना, 26 नवंबर 1949 को। और उसको पारित कब किया गया, उसको इम्पैक्ट में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 में। अब फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इतने टाइम तक तो हमने कुछ नहीं सोचा, फिर अचानक से हमारे दिमाग में क्या क्या आया, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण आया। तो पहला था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच में क्या हुआ था, एक राजा था, उसके अगेंस्ट सारे जितने भी सिटीजन थे सब लड़ गए थे। ठीक है। और जब लड़ गए तो क्या हुआ, अचानक से डेमोक्रेसी आ गई, और उस डेमोक्रेसी को हैंडल करना मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, राजा मर गया है। अब इतनी बड़ी कंट्री में सब अपने अपने तरीके से जिएंगे, तो सबको एक कॉमन तरीका होना चाहिए ताकि लोग किसी के साथ गलत ना करें। क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है ना, जंगल राज कहते हैं जिस चीज़ को, जंगल राज का क्या मतलब होता है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तुम जैसे जीना है जियो। तो लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो ज़्यादा लोगों को मार सकता है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, वही राजा है। ठीक है। अगर ऐसा होने लगेगा तो एक तो राजा बन जाएगा, पर जो कमज़ोर है वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, उनके साथ ज़्यादा भेदभाव होगा, उनको कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, मतलब खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होता तो इंडियन लोगों को समझ में आया कि जब हमारे में अचानक से डेमोक्रेसी होगी तो कहीं हमारे साथ भी ये ना हो, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची। फिर डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन आ गया था, तो उसमें जो मैंडेटरी डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन आया था उसकी वजह से हुआ था। बिल्स ऑफ राइट्स इन यूएस में जो राइट के लिए बिल्स आए थे उसके बारे में सोचा गया था। एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया, मतलब तुम इस टाइम पे देखोगे तो जब भारत में क्रांति के बारे में बातें चल रही थी तो विश्व के अलग अलग जगहों पे, मतलब पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जो जगह थे, कंट्री थे, स्टेट थे, वहाँ पे भी रेवोल्यूशंस हो रहे थे।
तो जब कहीं पे भी ऐसा रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किसी चीज़ को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, तुम राजा थे, बहुत जन्म तक राजा रहे, अब हमको राजा नहीं सहना, राजशाही नहीं सहेंगे। तो क्या हुआ, रेवोल्यूशन आया, अपने में क्या हुआ, एक परिवर्तन लाना। ठीक है, लोग बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठा चल रहे हैं, किसी चीज़ के लिए लड़ने लगे कि नहीं हमको ये चाहिए अपने अधिकार के लिए या किसी चीज़ के भी लिए, तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो जब ये बहुत सारे लोग लड़ रहे थे तो भारत को भी समझ में आया कि जब हम भी लड़ रहे हैं और हमें भी एक दिन फ्रीडम मिलेगी, और जिस दिन फ्रीडम मिलेगी उस दिन इतने सारे लोगों को हैंडल करना भी क्या है, मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम पे तुम देखो इतना टाइम लगा हमको चेंज होने में। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर नहीं दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत पावर दिया, पर उसको भी क्या, उसको समझने में, हर एक इंसान को पहुंचाने में हमको बहुत टाइम लग गया, है ना। अभी 72-73 साल हो गए हैं हमको फ्री हुए, हमको इंडिपेंडेंट बने, पर अब जाके बहुत सारे लोगों को समझ में आया है कि वोटिंग का एक्चुअल राइट क्या है। अब जाके लोगों को समझ में आया है कि वोट देना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले के तुम लोगों को देखोगे, गांव-गांव में जाके पूछोगे तो तुमको पता चलेगा कि पहले भी कुछ आदमी ही वोट देने जाते थे। वोट का अभी रेशियो बढ़ रहा है, अभी लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि अभी लोगों को समझ में आया है। तो अगर सोचो ये चीज़ अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाद में बनी होती तो कितनी दिक्कत होती है ना। तो बस इतना ही है आज हमारे में। तो आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।